क्या हो लोगन, क्या हाल चाल बा? ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। आज भौतिक विज्ञान डे 18 में हम पढ़ेंगे आगे जहां तक हमने कर लिया था। चैप्टर 2 हम कर रहे थे, अब चैप्टर 2 के बच्चे वाले पार्ट करेंगे। मैंने कहा था 1 से 2 क्लास का बचा हुआ है, वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले उसका एक पार्ट, नेक्स्ट क्लास में उसे खत्म करके और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ा था। आपको मैंने बताया था, जब एक धातु के गोले को दूसरे धातु के गोले से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, उनमें आवेश का क्या हो जाता है, आवेश क्या हो जाते हैं, एक से दूसरे गोले पे जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह शुरू हो जाता है। तो होता क्या है उस आवेश प्रवाह से, आवेश प्रवाह कब तक होता है और क्यों होता है ना। तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, आवेश प्रवाह किस गोले से किस गोले पे जाएगा, जिसका विभव ज्यादा होगा और जिसका विभव कम होगा। तो ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले पे हमेशा आवेश का प्रवाह कहाँ से होता है, ज्यादा से कम। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आवेश प्रवाह जब हो रहा है, ठीक है, और वो कब तक चलेगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो। जैसे एक टैंक ऊपर रखा है ना, और एक टैंक नीचे रखा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अच्छा अब जब तक ये कब तक समान रहेगा, अगर मान लो दोनों टैंक को हमने बराबर कर दिया तो फिर फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब दोनों पे बराबर पानी आ जाएगा, दोनों का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तब तक चलेगा, ये प्रवाह तब तक चलेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता तब तक ये प्रवाह चलेगा। अब कह रहे हैं जब ये प्रवाह होता है, जब आवेश का प्रवाह होता है, वहां पे ऊर्जा का कुछ हानि भी होती है ना। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की कुछ हानि भी होती है। जैसे दोनों गोलों पे पहले जो मिला के ऊर्जा थी और बाद में आवेश प्रवाह के बाद जो दोनों पे ऊर्जा बची, उसमें कुछ कमी पाई गई है ना। पहले ज्यादा था, हानि कब होती है, जैसे आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास 100 रुपये है और आपने सट्टा खेल लिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपये चला गया, तो कितना रुपये बचा, 80 रुपये, हानि हो गया ना। 100 रुपये से कहाँ आप आ गए, 80 रुपये पे आ गए, आपके 20 रुपये का हानि हो गया। हानि कब होता है, जब पहले ज़्यादा होता है, बाद में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले आप लोग अपने प्राइम टाइम में छोटी क्लासेस में बड़े बड़े नंबर आते थे ना, 11वीं 12वीं में आए नंबर सर आ ही नहीं रहा, बढ़िया कौन बात करे। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से कि आवेश का पुनर्वितरण में क्या होगा, पहले आवेश दोनों गोलों पे ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। तो कैसे कितना चेंज आता है, क्या चेंज आता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब दो गोले को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं, पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ा था, दो गोले हैं, एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है, दोनों को आपने जोड़ दिया। अब हुआ क्या, पहले शुरुआत में और यहाँ हो जाएगा बाद में, ठीक है, जोड़ने के बाद शुरुआत में क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी C1 मान ली, शुरुआत में इसकी कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1 और चार्ज Q1, और चार्ज कितना हो गया, इस पे कितना हो गया C2 V2, और कितना हो गया, बाद में क्या हुआ, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल आपको पता इक्वल हो गया, और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक दूसरे पे चार्ज घटेगा बढ़ेगा, तो चार्ज की वैल्यू, आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो Q1 डैश हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा C2 V, और क्या हो जाएगा Q2 डैश। तो कहने का मतलब C1 V1 Q1 है ना, C2 V2 Q2। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो धारिता है वो तो बदलेगी नहीं, तो वो वही रहेगी। विभव मैंने कहा दोनों का समान हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, उसका भी V हो जाएगा। और विभव कब समान होगा, जब आवेशों का वितरण हो जाएगा। आवेशों का वितरण होगा, जो पहले इस पे आवेश था उसकी आवेश की वैल्यू बदल जाएगी, इस पे भी जो पहले आवेश था उसकी आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कह रहे हैं हमें दोनों के बीच जो कॉमन पोटेंशियल है हमें उसकी बात करनी है। तो कॉमन विभव कितना हो जाएगा, है ना, दोनों का कॉमन विभव कितना हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संरक्षण वाले सिद्धांत से, है ना, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से, क्या, जो पहले दोनों पे मिला के आवेश था, पहले दोनों पे मिला के आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2 बराबर, बाद में दोनों पे जो आवेश मिला के है उसके क्या होगा, बराबर। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज पिछली क्लास पहले एक बार देखिए और उसे उस टॉपिक को समझिए। तो ये हो गया। तो अब विभव कितना हो जाएगा, है ना, बाद में विभव जो V की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना हो जाता है, कुल आवेश अपॉन में क्या हो जाएगी, कुल धारिता, कुल धारिता, ठीक है। कुल आवेश कितना है बाद में, सर Q1 डैश और Q2 डैश दोनों पे, और कुल धारिता कितनी है C1।
लेकिन हमें पता है Q1 डैश Q2 डैश किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना हो गया, C1 प्लस, ये हो गया आपका दोनों पे कॉमन विभव, दोनों का जो विभव है, दोनों का जो विभव है वो हो गया हमारा, ये आ गया, कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 है ना, C1 प्लस C2, तो दोनों पे जो समान विभव है वो कितना होगा। अब ये बात हमें आगे समझ में है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एनर्जी में हानि निकालनी है ना, ऊर्जा में हानि निकालनी है, ऊर्जा में कितनी हानि हो रही है, कैसे निकालेंगे, अब जरा समझिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए दोनों गोले पे पहली ऊर्जा कितनी थी, है ना, पहले ऊर्जा, पहले ऊर्जा, तो उसको बोल देंगे यू आई इनिशियल, ठीक है, कितना था, पहले गोले पे कितना था, हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे गोले पे बच्चा कितना था, हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर। अच्छा, बाद में ऊर्जा, बाद में ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ इसका हो जाएगा C1V स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, हाफ C2V, क्योंकि बाद में सिर्फ क्या बदला, बाद में दोनों का जो विभव अलग अलग था वो दोनों का क्या हो गया, एक समान, एक समान विभव, दोनों का एक समान विभव हो गया, ठीक है, दोनों का एक समान विभव हो गया, तो बाद में ये वाली चीज आ जाएगी। अगर इसे आप थोड़ा कंसिडर करेंगे तो हाफ ये हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों में से V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें हानि निकालनी है। अभी मैंने कहा जब भी हानि हम निकालते हैं तो हानि में पहले वाली चीज ज्यादा होती है, बाद में चीजें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हानि निकालने के लिए पहले कितना था, तो ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि, कितनी हानि होगी, जरा देखिए, इनिशियल में से क्या कर देंगे, फाइनल वाला माइनस कर, अब यू इनिशियल कितना है, हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, है ना, माइनस बाद वाली हाफ C1 प्लस C2 इंटू कितना हो गया, V स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। या तो कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत ना हो। ये क्या हाफ, अब पीछे देखिए, जो हमारा कॉमन पोटेंशियल है, जो एक समान विभव दोनों पे, उसकी वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना है, C1 प्लस C, यहाँ रख दीजिए, तो ये रहेगा हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2, और जो एक समान विभव उसकी जगह कितना आ जाएगा, ये वाली चीज Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। अच्छा, इसको और एक चीज हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसको एक चीज और हम लिख सकते हैं, इसको वैसे लिख सकते हैं V बराबर Q1 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो Q1 बराबर हम कितना लिख देंगे, C1V1, तो इसको हम लिख सकते हैं C1V1, इसको क्या लिख सकते हैं C2V2, अपॉन में क्या लिखेंगे, C1 प्लस C, वही वाली बात है, बस हमने Q1 Q2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है, धारिता इंटू विभव, है ना, धारिता और विभव का जो गुणनफल होता है आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1V1, तो हमें बेसिकली C1V1 के टर्म में आंसर निकालना है, इसलिए हमें इसमें रख दिया, क्योंकि Q1 के टर्म में नहीं निकालना है। तो जो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में कितना हो गया, C1 प्लस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ये चीज सॉल्व करके हम इजी बनाएंगे, और इजी बना के हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज करके एक बार आप सॉल्व करिए, इसे ट्राई करिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ, फिर फाइनल इसका आंसर लिख लेंगे। पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, चलिए देखते जरा, आगे कितना हो जाएगा, अगले पेज पे लिखता हूँ, हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, हाँ ये वाली चीज लिखेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ C1 प्लस C2, और इधर था C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, पूरे का स्क्वायर था ना, हमने अलग अलग कर दिया, है ना, पूरे का स्क्वायर था हमने अलग अलग है, पूरे का वर्ग था हमने अलग अलग कर दिया इसको। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी चीज इसकी एक पावर से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो कितना बचेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस हाफ क्या बचेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है।
सब में हाफ कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं 1 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या बचा C1V1 C2V2 अपॉन में कितना हो गया C1 प्लस हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखें, अब यहाँ से बनाइए, पेयर बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे तो इन दोनों टर्म्स के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना कितना बनेगा ध्यान से देखिए। पहले C1 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। फिर C1 का इसमें होगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का दोनों में होगा तो कितना हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस ही एज इट इज, अब ये माइनस है ना, माइनस दोनों माइनस कर देगा, कितना C1V1 माइनस C2 अपॉन में कितना हो गया C1 प्लस। अब यहाँ से कॉमन लेंगे और काटने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान से देखिए कितना बनेगा। C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर हर एक टर्म में C1 C2 जहाँ जहाँ है ना उसको पहले कॉमन लेते हैं। C1 C2 C1 C2 यहाँ यहाँ C1 C2 है, यहाँ यहाँ C1 C2 इसको कॉमन ले लेंगे। हाँ C1 V1 ओ एक गलती कर दी मैंने, गलती ये कर दी यहाँ स्क्वायर था मैंने लिखा नहीं, एक सेकंड छोटी सी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो गया रे बाबा भारी। देखिए ये मैंने यहाँ तो कट किया, इसका होल स्क्वायर है ना तो ये रहेगा, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर कट हुआ ऊपर वाला रहेगा, है ना। देखते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया C1 प्लस C, अब ठीक है ना, ये आ गया। अब हाफ कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लिया, और फिर से वही इसका इसके साथ एलसीएम लेंगे, चलिए पहले लिख देता हूँ एक लाइन, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, अब ये रहा माइनस अपॉन में 1 माइनस ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 प्लस 2 C2 V2, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा 2AB होगा ना, तो 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स ए बी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ना, तो 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है, अपॉन में कितना है C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखिए C1 C2 के साथ ये एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2, C1 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 का करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का इसमें करेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस से सबको माइनस कर देगा, है ना, क्या क्या माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, हाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 अपॉन में कितना हो गया C1 प्लस C। अब देखेंगे क्या चीज़ कट रही है और क्या चीज़ बन रही है, ध्यान से देखिए C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर से कट जाएगा, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 C1 V1 स्क्वायर से कट जाएगा, C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर से कट जाएगा। अब जो बचा यहाँ भी C1 C2 कॉमन है, यहाँ भी C1 C2 कॉमन है और वहाँ भी C1 C2 कॉमन है, ठीक है, तो जरा कॉमन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/2, ऊपर सब में से C1 C2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, कैसे बचेगा दिखा रहा हूँ, और नीचे हमारा क्या है C1 प्लस C2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए C1 C2 आपने ले लिया, यहाँ से C1 C2 ले लिया, यहाँ से C1 ले लिया और C2 ले लिया, ठीक है, क्या बचा इधर
इधर क्या बचा बच्चों, v1 स्क्वायर, इधर क्या बचा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, और यहाँ का बचा -2 v1 और v2, तो तीनों में से c1 c2 कॉमन लिया और नीचे एज इट इज रहा। अभी आपको कुछ फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, हाफ c1 c2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, v1 माइनस v2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया c1 प्लस, दिस इज द लॉस, है ना। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल, एज यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सर कैपेसिटी तो हमेशा जीरो होती है या पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रहेगी, दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव रहेगा, हाफ तो पॉजिटिव है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, और किसी चीज का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव। तो हियर वी कैन से, अगर मैंने इनिशियल में से फाइनल माइनस किया और उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कैसी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब देयर इज लॉस इन एनर्जी, देयर इज लॉस इन एनर्जी। कैसे, जैसे आपके पास 100 रुपए थे, बाद में कितने बचे 80, अब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा 20 रुपया, तो पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए पहले आपके पास 80 थे, है ना, बाद में 100 हो गए, ठीक है, तो 80 में से अब 100 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा -20, इसका मतलब अगर पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हमने पहले में से बाद में वाला माइनस किया ना, तो ऑब्वियसली पहले आपके पास ज़्यादा अमाउंट था बाद में कम हुआ, तो जब डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए पहले में से बाद वाला माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर पहले कम था बाद में प्रॉफिट हो गया तो आप कहोगे लॉस हो रहा है सर, तो लॉस निकालेंगे तो पहले में से बाद वाला माइनस करेंगे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो अगर स्टार्टिंग वाले में से पहले जो जो भी पहले आपके पास अमाउंट था, अगर उससे बाद वाला अमाउंट अगर आप माइनस करते हैं और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपको क्या क्या हुआ वहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन मिलाइए, चेक करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है, शॉट ले लीजिए फटाफट, ऐसे चीज़ें लिखिए, नोट्स वैसे अटैच्ड हैं, है ना सारे, नीचे आप जब भी वीडियो में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, कुल मिला जुला के पढ़ाई करनी है आपको ढंग से बस। ठीक है, अब आते हैं, ये लॉस का फार्मूला फाइनल वाला याद रखेंगे कि लॉस कितना हो रहा है। अब स्टार्टिंग देखिए, कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित, इंपॉर्टेंट हो, समांतर प्लेट संधारित के कैसे धारिता कैसे निकालें, हैं समांतर प्लेट संधारित का मतलब है कि अब देखो तीन हमारे पास डेरिवेशन आती है इस चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित होता है, उसके अंदर एक बारी परावैद्युतांक रख दिया, या एक बारी आपका कोई कंडक्टिंग लाइक मेटल्स, लाइक जैसे मेटल्स रख दिया, या कोई धातु की चीज रख दी, है ना, जो धारा का प्रवाह करती है, सुचालक, सुचालक बेसिकली। तो कहते हैं कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पहले होता क्या है संधारित जो है आपका, संधारित मैंने सिखाया था, संधारित क्या होता है, संधारित का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं और उनके बीच हमें क्या करना होता है एनर्जी स्टोर करना होता है ना, ऊर्जा को स्टोर करना होता है, आवेश को स्टोर करना होता है, तो वो आवेश को स्टोर करती है। तो मान लीजिए दो पहले आपके समांतर प्लेट है, ये पहला केस हो गया, फिर इसके बीच अगर परावैद्युतांक रख देंगे तो क्या बदलाव आएगा, और इसी के बीच अगर हम कोई सुचालक रख देंगे तो क्या बदलाव आएगा, ये तीन डेरिवेशन है, तीनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है परावैद्युतांक वाला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है, बट परावैद्युतांक वाला एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से एक एक करके समझिए। अब समझते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास वैद्युत प्लेट है, एक वैद्युत प्लेट, इसमें मान लीजिए आवेश आ गया और इस पे आवेश घनत्व हो गया प्लस सिग्मा और इस पे आवेश घनत्व हो गया माइनस सिग्मा, ये प्लेट है, लाइन नहीं है, जैसे पेज होता है ना, पेपर होता है, उस तरह से प्लेट है ना, जैसे ये ना फर्स्ट टिश्यू पेपर, देखिए जैसे इस तरह से ना, इस तरह से ऐसे प्लेट है, ऐसे प्लेट लाइक दिस, ऐसे प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स, ठीक है, ऐसा नहीं लाइन आप समझ लीजिए इसको, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, इस तरह से प्लेट है, अब इस दोनों प्लेट रखें, अब इस पे क्या आएगा, अब इस पे एक तरफ आप देखोगे तो एक तरफ पूरा आवेश है ना, अब इस पे अगर कुछ आवेश आपने दे दिया पूरे प्लेट पे समान आवेश आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह एक पे धनात्मक है और दूसरे वाले प्लेट पे क्या है ऋणात्मक है, तो इस पे आपने धनात्मक आवेश दे दिया, धनात्मक आवेश आ गया, और इधर कैसा आवेश आ गया इक्वल एंड अपोजिट ऋणात्मक आवेश, दोनों के बीच की दूरी हमने डी मान ली,
दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी मान ली, डी मान ली, और एक पे धनात्मक आवेश और एक पे क्या दे दिया हमने, ऋणात्मक आवेश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब सारी चीज़ें लिख देंगे। प्लस माइनस सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, है ना, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अच्छा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहाँ यूज करते हैं, वॉल्यूम आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहाँ यूज करते हैं, और रेखीय आवेश घनत्व कहाँ यूज करते हैं। जब किसी एक रेखा में अगर आवेश का वितरण होता है तो रेखीय आवेश घनत्व होता है। किसी प्लेट पे या किसी सरफेस पे या किसी ऐसे जिसका एरिया होता हो, है ना, जिसका एरिया होता हो, तो उस पे आवेश घनत्व को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पहले आप साइड में देखिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना। सर हमें निकालना है धारिता। धारिता बराबर क्या होती है बच्चों, क्यू अपॉन में वी। तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, वी निकालना पड़ेगा। वी के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक। तो ये तीन चीज़ें चाहिए, है ना। तो हमें ये धारिता निकालनी है, उसके लिए हमें विभव चाहिए, विभव के लिए हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है, जैसा आपको पढ़ाया गया था पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया कि कोई भी अगर प्लेट है, अगर एक प्लेट है, जैसे कोई प्लेट है, इसकी वजह से कुछ दूरी पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, है ना, बाहर के लिए क्या होता था, जब प्लस माइनस प्लेट होता था बाहर किसी बिंदु के लिए क्या होता था, जीरो, अंदर किसी बिंदु पे आएगा और क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम पता है, हमें क्या पता है कि अगर इसके हम बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालें, देखो एक सिखा देता हूँ, याद नहीं हो बाई चांस आपको, ये प्लेट नंबर 1 है, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। तो ये प्लेट नंबर 1 की वजह से विभव, तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में से क्या होता है, धनात्मक आवेश से दूर की तरफ होता है, तो इसकी वजह से वैद्युत विभव दूर होगा, और ऋणात्मक आवेश की वजह से उधर होता है, उस साइड होता है। ये किसकी वजह से हो जाएगा, ई। लेकिन E1 और E2 क्या होते हैं, E1 और E2 दोनों क्या होते हैं, समान, किसके बराबर होते हैं, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, किसी एक प्लेट की वजह से उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र अगर आप निकालते तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है ये भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, और ये कैसी है, सदिश राशि है, और दिशा अगर विपरीत है, अगर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो इनका सम कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली इधर भी अगर किसी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोबारा नहीं कराया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसके किसी एक बिंदु पर है वैद्युत विभव, है ना, तो कितना हो जाएगा, धनात्मक की वजह से दूर, है ना, तो ये आ जाएगा प्लेट किसकी वजह से, 1 की वजह से, और ऋणात्मक की वजह से टूवर्ड्स आ जाएगा, ये किसकी वजह से आ गया, प्लेट 2 की वजह से, है ना। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र आ गया। तो है ना, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, उसे हमने बोल दिया, क्योंकि इसके बीच अभी कैसा माध्यम है, इसके बीच माध्यम कैसा है, समांतर प्लेट संधारित है, और इसके बीच माध्यम कैसा है आपका, वैक्यूम है बच्चों, है ना। कैसा माध्यम है, वैक्यूम, निर्वात। कैसा माध्यम है, निर्वात। माध्यम कैसा, अभी निर्वात, मतलब इसके बीच कुछ भरा नहीं गया, दोनों प्लेट के बीच कोई भी चीज नहीं है, हवा एयर कुछ भी नहीं, वैसे हवा का तो बहुत कम होता है, बट हम निर्वात मान लेते हैं, या एयर, निर्वात या एयर, है ना, वैक्यूम या फिर एयर, दोनों बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E1 प्लस बच्चों E2। अब आपको पता है एक प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच आपका विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा अपॉन में कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र आ गया तो क्या निकालेंगे, विभव, और विभव निकालेंगे तो कहाँ ले जाके पुट कर देंगे, विभव निकालते ही यहाँ पे ले जाके हम रख देंगे। तो हमें यही ध्यान देना है कि विभव कैसे निकालेंगे और कितना आएगा विभव। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब विभव कैसे निकालेंगे, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, देखिए एक समान वितरण है। अच्छा, एक बात और चीज, एक होता है ना, जैसे जो ये प्लेट्स हैं, अगर ये कुछ दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की प्लेट्स हैं, तो क्या होता है बीच में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी होती हैं, लेकिन जब एंड पे हम जाते हैं ना तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस फिनोमिना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इनकी जो लंबाई है वो अनंत लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई क्या लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, और प्लेट के बीच सेपरेशन क्या करते हैं, बहुत कम। आप सोचो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पिलर्स होते हैं, अगर वो बहुत दूर हैं, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है, अगर उनके पिलर्स बहुत दूर हैं तो ब्रिज की मजबूती क्या होती है, कम होती है।
आप खुद सोचो, घर पे आप बना के देख सकते हो। आपके पास 2 हैंडल है, अगर उनके बीच 2-3 छड़ लगा दो, है ना, 2-3 छड़ लगा दो। अगर वो बहुत पास होंगे तो वो बहुत मजबूत बनेगी, वो जो आपकी सीढ़ी बनेगी वो बहुत मजबूत बनेगी। और इसको बहुत दूर रख दो, इसको बहुत दूर रख दो, है ना, मान लो 3-4 मीटर दूर रख दिया। अब उसके बीच जो हैंडल लगाओगे उसमें क्या आएगी, लचक आएगी, ठीक है, उसमें लचक आएगी, तो वो क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, जब अगर हम देखते हैं बीच में तो सीधा होता है, लेकिन एंड पे जाके उसमें क्या आ जाती है, लचक आ जाती है, मुड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को बिल्कुल सीधा रखने के लिए क्या एजम्पशन लेते हैं, प्लेट की लंबाई हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उनके बीच की दूरी उसके कंपेयर में क्या होती है, कम। तो जितनी प्लेट की लंबाई है, दूरी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, कम। तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है और ये कम हो जाता है, ठीक है, कम होता है। तो विभव अगर आपको निकालना है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं एजम्पशन कि प्लेटों की लंबाई, प्लेटों की लंबाई उनके बीच की दूरी से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जिससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ती नहीं और विभव एक समान रहता है, और विभव एक समान यूनिफॉर्म, ठीक है, विभव एक समान रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, ठीक है, विभव एक समान रूप से वितरित रहता है। अब देखिए, तो विभव बराबर कितना आ जाएगा, तो V बराबर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखिए हमें पता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होती है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उनके बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। तो V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी, इंटू V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है। नाउ वी नो, क्या नो, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q बाई, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में एक और चीज़ निकाल लेते हैं हम घनत्व निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेते हैं, क्या, घनत्व, है ना। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में क्षेत्र का एरिया, प्लेट का एरिया, है ना, और प्लेट का एरिया हमने ले रखा है ए। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू ए, देखिए, है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना होता है, आवेश अपॉन में क्षेत्रफल, तो यहाँ से आवेश बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यहाँ रख दीजिए दोनों चीज़ें, है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए सिग्मा इंटू ए, और वी की जगह रख दीजिए ई नॉट डी, सिग्मा ए। अब पीछे देखिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा ए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा काट दीजिए, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई, तो हमारी धारिता क्या आ गई, हमारे समांतर प्लेट की धारिता कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब धारिता किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखिए, जो प्लेट है, जो आपने प्लेट से लगाए हैं उनके क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रही है, और उनके बीच किस पे डिपेंड कर रही है, दूरी पे। तो क्षेत्रफल की क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है, और दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आपका परावैद्युतांक है, ठीक है, मीडियम की, सॉरी वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। तो मीडियम की क्या है, ये विद्युतशीलता है ना, मीडियम की किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो ये किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसका मतलब ये माध्यम पे भी डिपेंड करेगा, अगर निर्वात हटा के कुछ और रख देंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो समांतर प्लेट, जो समांतर प्लेट की धारिता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, आसपास के माध्यम पे डिपेंड करती है, प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम उस पर डिपेंड करती है, प्लेटों के एरिया पे डिपेंड करती है, और प्लेटों के बीच की दूरी पे डिपेंड करती है। किन किन बातों पे डिपेंड करती है, हियर वी कैन से दैट, ठीक है, जो सी है, सी प्रोपोर्शनल टू ए, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और सी आसपास, आसपास के माध्यम, आसपास के माध्यम, और सी किस पे डिपेंड करता है, और सी किस पे डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच माध्यम, प्लेटों के बीच जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये इन बातों पे डिपेंड करता है। तो जो समांतर प्लेट है ना, जो समांतर प्लेट की धारिता है वो इन बातों पे डिपेंड करती है। पहले देख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे पुट करी है, सी बराबर ये है और यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 से हमने ये वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी। ठीक है, v की वैल्यू आगे पुट कर दी और सॉल्व कर दी। एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला याद रखिए। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जैसे जो विद्युत क्षेत्र लाइंस होती है ना, विद्युत क्षेत्र लाइंस होती है, विद्युत क्षेत्र की जो लाइंस होती है, तो अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत सारी ऐसे वैद्युत क्षेत्र लाइन है ना, वैद्युत क्षेत्र लाइन है, तो वो कैसा काम करेंगी, एक ऊर्जा की सीट की तरह काम करेंगे, है ना, ऊर्जा की सीट की तरह, ऊर्जा के पेपर की तरह काम करेंगी। कैसे, अगर बहुत सारी मान लीजिए इसी कमरे में बहुत सारी विद्युत क्षेत्र लाइन्स ऐसे फैली हो, है ना, विद्युत लाइन्स ऐसे फैलू हो, तो वो कैसा काम करेंगे, एज ए सीट। कैसी सीट, ऊर्जा की सीट। तो उनकी करेस्पॉन्डिंग क्या होती है, कुछ ऊर्जा। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र लाइन होती है तो उनकी अपनी क्या होती है, कुछ ऊर्जा होती है। तो वो कैसा बिहेव करती हैं, एक ऊर्जा सीट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो ऊर्जा घनत्व होती है, तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों, स्मॉल यू, ये क्या होती है, जो कुल ऊर्जा होती है उसमें वॉल्यूम से क्या कर देते हैं, डिवाइड, और ये किसके बराबर होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यू याद रखेंगे आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है। तो जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अगर वो कहीं पे इस तरह से वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है तो वो एक ऊर्जा की सीट की तरह काम करता है। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, परावैद्युत के भीतर कम हुआ क्षेत्र और परावैद्युतांक। कैसे क्षेत्र कम होता है और कैसे परावैद्युतांक काम करता है, परावैद्युतांक क्या होता है। अच्छा, आपने पढ़ा है कूलम फोर्स में, हमने पढ़ा है ना, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए कूलम फोर्स पढ़ा है। तो कूलम फोर्स से ही वैद्युत क्षेत्र भी आता है ना। तो जैसे कूलम फोर्स पढ़ा वैसे वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, ई नॉट। ठीक है, और इसकी जगह कितना आता है आपका पता है, 1 अपॉन में सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना होता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं निर्वात में, तो उन दोनों के बीच, सॉरी, कोई आवेश एक रखा है, ये तो फोर्स दो आवेश के बीच होता है, कोई निर्वात में एक आवेश रखा है तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा है कोई माध्यम में है ना, किसी माध्यम में, माध्यम में कैसे निकालेंगे, तो ये क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये वैद्युतशीलता किसकी होगी, ये माध्यम की होगी। और वही सेम चीज, कोई आवेश रखा उससे 8 दूरी पर। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन वी नो, ये चीजें हम क्या करते हैं, हमें पता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा, कोई एक बिंदु आवेश रखा है, उससे कुछ दूरी पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एक बारी इन दोनों के बीच, जिस पॉइंट पे निकालना और जो यहाँ पे रखा है, इन दोनों के बीच निर्वात है, एक बारी हमने वहां कोई माध्यम रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया, तो क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, दोनों डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 1/2 तो क्या आएगा, ई नॉट अपॉन में ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कहते हैं, किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, निर्वात के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, या वो सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता
या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक के, या फिर हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक के। तो के की वैल्यू वहाँ पे कितनी आ गई, ई नॉट बाई ई। सो वी कैन से जो परावैद्युतांक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर हम लिखें तो कितना आ जाता है, ई नॉट बाई। ध्यान से देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये विद्युतशीलता है, और ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, निर्वात का वैद्युत क्षेत्र अपॉन में माध्यम का वैद्युत क्षेत्र। अगर इससे आपको किसी माध्यम का वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अगर इससे किसी माध्यम का आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ये यहाँ जाएगा कि यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, निर्वात का जितना भी वैद्युत क्षेत्र होता है उससे क्या करिए, परावैद्युतांक को डिवाइड कर दीजिए। अगर परावैद्युतांक को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उस माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज क्या हो, जो अगला हम डेरिवेशन करेंगे ना, जैसे अभी हमने समांतर प्लेट संधारित करा, समांतर प्लेट का है ना संधारित हमने सीखा, उसमें कैसे क्या निकालते हैं, उसकी धारिता कैसे निकालते हैं। तो जो अगला हम निकालेंगे, अगर उसके बीच हम परावैद्युतांक रख दें, अगर हम उसके बीच कुछ परावैद्युतांक रख दें, तो परावैद्युतांक वाला कोई भी माध्यम रख दें, तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है अगले डेरिवेशंस के लिए। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है कि जो समांतर प्लेट संधारित है उसके अंदर अगर आप कोई भी माध्यम रख दिया परावैद्युतांक वाला, तो उसकी धारिता क्या होगी। अगर उसकी जगह कोई सुचालक रख दिया तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, और फिर इन्हीं धारिता वाले इन्हीं क्वेश्चंस को कि मतलब प्लेटें समांतर श्रेणी में है, संयोजन श्रेणी में है, तो क्या होगी, उनकी धारिता कैसे बदलेगी कैसे नहीं बदलेगी, उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो लास्ट 1 से 2 टॉपिक रह रहा है, अगली क्लास में हम वो चीज़ खत्म करके और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ले वहाँ से और अपने दोस्तों यारों को सबको सजेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पहुँचाइए लोगों तक। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।